हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी कि आरसीसी स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आरसीसी की एक वीडियो बन चुकी है पार्ट 1। तो अगर आप लोग न देखे हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू बचे थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बता दें कि आप लोगों का एग्जाम एमसीक्यू मोड में होने वाला है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर हमारे वीडियो से रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आप लोग एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी तरह से हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपने फ्रेंड के पास ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसीसी स्ट्रक्चर यानी कि जो बचे हुए एमसीक्यू हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में हम अच्छे से समझाए थे कि आरसीसी क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग सब चर्चा किए थे, तो पिछला वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया था, उसके प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन से मतलब इसके मतलब साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब कौन कौन से दोष हो सकते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में सब वहाँ पे बताया गया है। तो फ्रेंड्स, एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं आरसीसी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। हम लोग रोड बनाने में यूज करते हैं, स्लैब डालने में यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप यानी कि डिफरेंट जगह पे हम लोग यूज करते हैं। तो आरसीसी मतलब बहुत जगह पे यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा करें और आप लोग दैनिक जीवन में देखते भी होंगे आरसीसी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे चैनल पे इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का भी आप लोगों को मौका मिल रहा है, यानी कि कुछ इनकम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए छोटा सा स्टेप है, यानी कि आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में एक मतलब यूनिक कोड आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ होगा, तो आप लोग लिंक जा करके उसको भरिए और उसमें जो डिटेल मांगेगा आप लोग डिटेल दीजिएगा। उससे आप लोगों के अकाउंट में अप टू 50 रुपये यानी कि 50 रुपये तक आप लोग इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनकम एक कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो के बीच में जहाँ भी कोड आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसका फिलअप करिए, जो जो उसमें पूछ रहा है उसको आप लोग भरिए। आप लोगों को 50 रुपये तक का पुरस्कार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं आगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और यहाँ पे अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड का पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है आरसीसी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है यानी कि वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है चरम प्रतिबल के बराबर, ऑप्शन बी है पराभव प्रतिबल के बराबर, ऑप्शन सी है पराभव प्रतिबल से कम, ऑप्शन डी है पराभव प्रतिबल से अधिक। तो फ्रेंड, इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि लेस देन एल्ड स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो वर्किंग स्ट्रेस होता है और एल्ड स्ट्रेस में, फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डिटेल में आरसीसी पढ़े तो बहुत दिन तक सिलेबस चलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब शॉर्टकट में समझेंगे। जो यूज वाला चीज होगा आप लोगों को हम जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, वर्किंग स्ट्रेस हो गया, एक होता है यील्ड स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज होता है, यील्ड स्ट्रेस। ये दोनों में क्या होता है, एक संबंध होता है। अब दोनों में संबंध क्या होता है, तो फार्मूला के लिए आपको बता दूं, फार्मूला के लिए यहाँ पे आप लोग समझिए, इसके लिए फार्मूला होता है वर्किंग स्ट्रेस, आप लोग समझिएगा, वर्किंग स्ट्रेस एंड एल्ड स्ट्रेस, एल्ड स्ट्रेस, इन दोनों में फार्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है एल्ड स्ट्रेस अपान का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इस पे सवाल भी आता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके हम लोग वर्किंग स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस वो होता है कि जो हम लोग जिस मतलब जो स्ट्रेस हम लोग बिल्डिंग में लगा करके वर्क कर रहे हैं, यानी कि उतना तक हम लोग स्ट्रेस उसमें डालते हैं। और सेफ्टी ऑफ फैक्टर इसी लगाते हैं कि कहीं बिल्डिंग मतलब यहाँ पे अल्टीमेट जो हम लोग लगाए हैं
यील्ड स्ट्रेस को ही अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। तो यील्ड स्ट्रेस की जगह पे अल्टीमेट स्ट्रेस हम लोग बोल सकते हैं। तो जो ये अल्टीमेट स्ट्रेस होता है ये मतलब एकदम लास्ट होता है, यानी कि इसको बोलते हैं चरम, और वर्किंग को बोलते हैं कार्यकारी। यानी कि इतने पे हम लोग वर्किंग करते हैं, लेकिन चरम क्या होता है, इतना होता है। यानी कि चरम पे हम लोग अगर किसी बिल्डिंग को कास्ट कर दें, यानी कि किसी बिल्डिंग को बना दें, तो वो चरम पे जाने के बाद फेल हो जाएगा, उससे पहले हम लोग को वो संकेत नहीं देगा। लेकिन कार्यकारी क्या होता है, सेफ्टी आफ्टर फैक्ट लगा देते हैं, तो हम लोग को सुरक्षा के लिए इतने पे हम लोग तो वर्क कर लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जाते जाते उससे पहले हम लोग बता देते हैं कि इस पे फेल हो जाएगा। यानी कि वर्किंग स्टेज पे आते आते फेल मान लिया जाता है, यानी कि कोई क्षति ना हो इसके लिए। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए वर्किंग स्टेज लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसका जो रिलेशन हम यहाँ पे बताए हैं आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आगे अभी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इस्पात का तापीय प्रसार गुणांक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डाटाबेस वैल्यू है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन देखते जाइए, इसका ऑप्शन बता दें, ऑप्शन सी सही है, यानी कि 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड जो तापीय प्रसार गुणांक होता है, इसका मात्रक आप लोग याद रखिएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कंक्रीट के अल्फा के निकट होता है। यानी कि जो स्टील हो गया, स्टील एंड कंक्रीट दोनों हो गया, दोनों का क्या होता है, तापीय जो प्रसार गुणांक होता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, वो लगभग में दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो दोनों का लगभग में सेम होता है। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको टिक मारिएगा, दोनों लगभग में क्या होता है, सेम होता है। तो आप लोगों को याद रखना, सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है स्टील के लिए और कंक्रीट के लिए जो तापीय प्रसार गुणांक होता है दोनों लगभग में सेम होता है। इसका होता है 12 × 10⁻⁻6, तो इसके लिए कंक्रीट का अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 12 × 10⁻⁻6, उसका भी हम लोग मान लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। कंक्रीट की तनन सामर्थ्य उसकी संपीड़न सामर्थ्य का होता है। तो फ्रेंड्स का जो यहाँ पूछ रहा है, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना % होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन इसका सही है 10%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये इक्वल्स टू होता है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जितना होगा उसका 10% हम लोग लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 10%। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको स्टार बना लीजिए, ये बहुत ज्यादा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक है, इसका आशय है। यानी कि जो कह रहा है, जो हम लोग का इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक है, फ्रेंड प्रत्यास्था गुणांक को हम लोग EC से डिनोट करते हैं, कंक्रीट के लिए C से और स्टील के लिए ES से ये डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है इस्पात का तापीय प्रसार गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक है। यानी कि जो इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक है कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से जो अधिक होता है, तो इसका आशय है कि इस्पात क्या है। तो ऑप्शन ए है कम प्रत्यास्थ है, ऑप्शन बी है अधिक प्रत्यास्थ है, ऑप्शन सी है अधिक प्लास्टिक है एंड ऑप्शन डी है कम प्लास्टिक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक प्रत्यास्थ है। फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक है, तो जब ये अधिक है यानी कि इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक जो कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक है, तो इस्पात क्या हो रहा है, अधिक प्रत्यास्थ हो रहा है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखना है, जब इस्पात का प्रत्यास्था गुणांक कंक्रीट के प्रत्यास्था गुणांक से अधिक होगा तो उसका इस्पात क्या होगा, अधिक प्रत्यास्था होगा। तो ये आप लोगों को वर्ड याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। RCC निर्माण के लिए मोटे मिलावे का अधिकतम आकार सीमित होता है। यानी कि जब हम लोग RCC निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जो उसमें मोटा मिलावा यानी कि कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, तो कोर्स एग्रीगेट के लिए अधिकतम माप कितना होता है, यानी कि अधिक मैक्सिमम साइज कितनी होती है कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो ऑप्शन ए है 10 mm, ऑप्शन बी है 15 mm तक, ऑप्शन सी है 20 mm तक एंड ऑप्शन डी है 25 mm तक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 mm तक मोटे मिलावा का यहाँ पे साइज होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को बता दें, मोटे मिलावा का एक मतलब वैल्यू होता है, यानी कि किसके किसके बीच में होता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए होता है 4.75 mm टू 200 mm, ये होता है कोर्स एग्रीगेट का रेंज होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि मतलब कंक्रीट के जब RCC निर्माण करते हैं उसके लिए
लेकिन यहाँ पे जो 4.75 से 200 mm तक बताया गया है ये सभी कोर्स एग्रीगेट के लिए, यानी कि जो हम लोग पत्थर वत्थर बलास्ट वलास्ट यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पे बताया गया है 4.75 mm से 200 mm तक। लेकिन इसके लिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है। आरसीसी निर्माण के लिए 20 mm तक हम लोग मोटे मिलावा का यूज करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाले पानी में कार्बनिक कणों की मात्रा कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को दो चीज ध्यान रखना है। जो हम लोग फ्रेंड्स पानी यूज करते हैं वो पानी शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध नहीं होना चाहिए, वो पानी नमकीन नहीं होना चाहिए, यानी कि समुद्र वाला पानी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। समुद्र की पानी आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, समुद्र की पानी हम लोग कंस्ट्रक्शन में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो क्षारीय होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं हो सकता है, इसमें मतलब विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां होती है पानी में वो सब नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी शुद्ध होनी चाहिए। इसके लिए ये कह रहा है कि इसमें जो कार्बनिक कणों की मात्रा होती है, फ्रेंड्स कितना भी साफ कर लें उसमें कार्बनिक कण तो रहेंगे ही, तो वही कह रहा है कार्बनिक कणों की मात्रा कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि एक लिमिटेशन होगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, पहली बात तो समुद्र का पानी आप लोगों को नहीं यूज करना है, ये नहीं यूज करना है। दूसरी बात ये पानी शुद्ध होनी चाहिए। इसका जो पानी का पीएच है, एक लिमिट है, पानी का जो पीएच होता है, पानी का पीएच जो पीएच है वो हम लोगों का 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम कभी नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। ये यूज नहीं करना है, जो इस पर क्रॉस लग गया वो यूज नहीं करना है। समुद्र का पानी भी यूज नहीं करना चाहिए, और 6 पीएच से अगर कम हो गया तो उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी से कम नहीं होनी मतलब कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 लीटर में 200 मिलीग्राम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये डाटाबेस वाला वैल्यू याद रखना है, 6 पीएच ये समुद्र का पानी नहीं यूज करना है, और ये 200 मिलीग्राम पर लीटर। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन कहीं से घुमा भी दे रहा है, जैसे यहाँ पे मतलब कार्बनिक पदार्थ दिया था और उसके पहले अगर आप लोगों को दे दे पीएच वैल्यू तो आप लोग भी वो भी टिक मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को मतलब एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कंक्रीट का प्रत्यास्थ मापांक निम्न में से किस प्रकार से परिकलित किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग प्रत्यास्थ मापांक निकालें, इलास्टिसिटी मॉडुलस निकालें, तो फ्रेंड्स जैसा कि बताए हैं इलास्टिक मॉडुलस अलग होता है। कंक्रीट के लिए इसी से डिनोट करते हैं, स्टील के लिए ईएस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कंक्रीट के लिए पूछ रहा है, तो कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं इसी बराबर, आप लोगों को फार्मूला ये याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, तो आप लोगों को ये फार्मूला आगे काम आएगा क्वेश्चन को हैंडल करने में। तो यहाँ पे इसी इक्वल टू होता है 5000 अंडर रूट एफसी के जो होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात है। तो ऑप्शन ए है तनन प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, ऑप्शन बी है संपीड़न प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, ऑप्शन सी है बंकन प्रतिबल और कार्यकारी प्रतिबल, एंड ऑप्शन डी है पराभव प्रतिबल एंड कार्यकारी प्रतिबल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पराभव प्रतिबल एंड कार्यकारी प्रतिबल। तो फ्रेंड्स पराभव प्रतिबल को ही हम लोग बोलते हैं एल्ड स्ट्रेस। अभी इसके पहले शुरू क्वेश्चन में ही हम इसके बारे में पूरे डिटेल से समझाएं, बताएं कि इसका आप लोगों को दोनों का रिलेशन आगे मिलेगा और इससे रिलेटेड घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे रिलेटेड कंफर्म है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। एल्ड स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस दोनों में रिलेशन आप लोगों को ध्यान देना है कि ये वही पूछा है जो सुरक्षा गुणांक होता है, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो एफओएस होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफओएस लिखते हैं, तो एफओएस रहता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा दे रहे हैं। ये पराभव प्रतिबल को ही हम लोग एल्ड स्ट्रेस तो इंग्लिश में बोलते हैं, इसके साथ साथ अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो आप लोगों को दोनों चीज ध्यान है, कभी कभी अल्टीमेट स्ट्रेस भी पूछ देता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपान का फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या हो जाता है, हम लोग का वर्किंग स्ट्रेस हो जाता है, या ये अपान का वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ध्यान देना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते जाइए
और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। निश्चित जलांश के लिए कंक्रीट की स्वीकार्यता अच्छी होती है यदि मिलावा, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उसकी स्वीकार्यता है वो कब अच्छी होगी, यानी कि किस कंडीशन में अच्छी होगी। निश्चित जलांश के लिए किस कंडीशन में कंक्रीट की स्वीकार्यता अच्छी होगी। स्वीकार्यता मतलब कार्य कितना अच्छे से किया जा सकता है, यानी कि जब हम लोग कोई मतलब मसाला उठा के कहीं पर डाल रहे हैं या कंक्रीट उठा के ही कहीं पर डाल रहे हैं तो कितने अच्छे से मतलब वो फैल जा रहा है अपने स्थान पे, अपना स्थान कितना अच्छे से ग्रहण कर ले रहा है, उसी की स्वीकार्यता बोलते हैं। जितना अच्छा से पानी हम लोग मिला देते हैं उतनी स्वीकार्यता उसकी अच्छी हो जाती है, लेकिन एक लिमिट होता है, लिमिट के बाद हम लोग पानी उसका अधिक नहीं मिला सकते हैं, तो उसको भी देखना रहता है। जैसे हम लोग अगर सीमेंट में आप लोग पढ़े होंगे, सीमेंट में स्वीकार्यता क्या होता है, पानी को जैसे जैसे मात्रा वृद्धि करते जाएंगे वैसी स्वीकार्यता उसकी अच्छी बढ़ती जाएगी। यानी कि एक तरह से बोला जाए पेस्ट जितना ही मतलब पतला होता जाएगा उसकी स्वीकार्यता और अच्छी होती जाएगी, उठा करके आसानी से हम लोग कहीं पर डाल सकते हैं। लेकिन पानी की मात्रा एक लिमिट होती है, ज्यादा पानी डाल देंगे तभी हम लोगों का साइड इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे वही पूछ रहा है स्वीकार्यता अच्छी होगी यदि मिलावा क्या होगा। ऑप्शन ए है कोणी मिलावा हो, ऑप्शन बी है पत्री मिला हुआ हो, ऑप्शन सी है गोलाकार मिला हो, ऑप्शन डी है अनियमित मिला हुआ हो। तो फ्रेंड्स कोणी मतलब एंगुलर टाइप का हो, एंगुलर शेप का हो, ठीक है, और पत्री मतलब चपटापन हो, यानी कि अगर कोई कंक्रीट है तो चपटापन हो। ऑप्शन सी है गोलाकार हो, यानी ऑप्शन डी है अनियमित हो। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी गोलाकार हो। फ्रेंड्स बाकी सब क्या होगा, उतना स्वीकार्यता नहीं देगा जितना गोलाकार जो कंक्रीट होगा हम लोग का वो स्वीकार्यता देगा, उतना ज्यादा दूसरा कोई नहीं देगा। तो अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट रखती है। फ्रेंड्स जो हाई स्ट्रेंथ की जो कंक्रीट होती है वो क्या रखती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बता देंगे जो हाई स्ट्रेंथ है उसका मतलब ग्रेड क्या क्या है, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हम लोग का क्या सही है। ऑप्शन ए है हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है स्मॉल क्रीप स्ट्रेन, एंड ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्रीप एंड हाई मॉडुलस इलास्टिसिटी दोनों होता है। जैसे जब हाई स्ट्रेंथ का हम लोग कंक्रीट यूज करते हैं तो उसमें स्मॉल क्रीप यानी कि जो हम लोग का क्रीप होता है, यानी कि उसमें ताप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली कंक्रीट में उत्पन्न होने वाली दरारें वो बहुत कम होती हैं, ठीक है, तो स्मॉल होता है। और हाई प्रत्यास्थ मापांक यानी कि उच्च प्रत्यास्थ मापांक, यानी कि जो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है मतलब उसका उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें जो हाई स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब ग्रेड कहाँ से कहाँ होता है, तो इसका ग्रेड आप लोगों को याद रखना है। हाई स्ट्रेंथ के लिए M60 से टू M80 तक, यहाँ तक हम लोग हाई स्ट्रेंथ का ग्रेड लेते हैं। तो आप लोगों को ग्रेड भी याद साथ साथ में लेकर चलना है, M60 से M80 तक लेकर चलते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। सादा सीमेंट कंक्रीट निम्न में अधिक मजबूत होता है। फ्रेंड जो सादा सीमेंट कंक्रीट होता है यानी कि हम लोग बोलते हैं पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी निम्न में से अधिक मजबूत होता है। ऑप्शन ए है टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन सी है शियर स्ट्रेसेस, ऑप्शन डी है बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है जो अधिक मजबूत होता है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में मजबूत रहता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। और जो पीसीसी रहता है उसमें हम लोग सरिया और ये नहीं डालते हैं, जो कंक्रीट होता है उसको हम लोग जानते हैं क्या लेने के लिए, जो पीसीसी होता है कंप्रेसिव लोड लेने के लिए ही ज्यादा वो सुटेबल रहता है, उसको मतलब कंप्रेसिव लोड ज्यादा लग सकता है, टेंसाइल के लिए वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स टेंसाइल लोड नहीं ले पाता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। आरसीसी संरचना की रचना में इलास्टिसिटी थ्योरी विधि की तुलना में अल्टीमेट लोड विधि होती है। ऑप्शन ए है मोर इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी है मोर कॉस्टली, ऑप्शन सी है इक्वल इन कॉस्ट, ऑप्शन डी है नॉन कंप्रेसिबल इन कॉस्टिंग। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए मोर इकोनॉमिकल। तो फ्रेंड्स जो आरसीसी संरचना के लिए जो इलास्टिक थ्योरी मतलब मेथड है जो उसकी तुलना में अल्टीमेट लोड विधि जो होती है मोर इकोनॉमिकल यानी कि अच्छी इकोनॉमिकल के लिए जानी जाती है। तो इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा अल्टीमेट लोड विधि इसके तुलना में इलास्टिक थ्योरी विधि की तुलना में हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। आरसीसी निर्माण में एफई 415 का अर्थ है, यानी कि यहाँ पे एफई 415 का अर्थ पूछा है। तो ऑप्शन ए है ग्रेड 415 का लोहा, ऑप्शन बी है आरसीसी में प्रयुक्त उच्च प्रभाव सामर्थ्य विरूपित स्टील बार, ऑप्शन सी है मृदु संरचनात्मक इस्पात, ऑप्शन डी है प्रयुक्त में
उपयुक्त में से कोई भी एक नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आरसीसी में प्रयुक्त हाई जो प्राभव सामर्थ्य है उसके लिए स्टील बार है, यानी कि जो आरसीसी निर्माण है, आरसीसी निर्माण में जो एफई 415 का यूज करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि आरसीसी में जो प्रयुक्त उच्च प्रावर सामर्थ्य है उसका विरूपित यानी कि डिफॉर्मेशन स्टील बार एफई 415 का मतलब है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। मृद इस्पात छड़ों के स्थान पर प्रयुक्त HYDS छड़ प्रयोग किया जाता है तो अभिलाष सामर्थ्य क्या होता है। अब कह रहा है कि जो हम लोग मृद इस्पात हम लोग यूज करते हैं उसके जगह पे अगर HYDS स्टील प्रयोग करने लगे तो उसके जगह पे अभिलाष की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है नहीं बदलता है, ऑप्शन डी है शून्य होता है। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है मृद इस्पात की छड़ों की जगह पे जब हम HYDS बार यूज करेंगे तो क्या उसकी क्या होगी, अभिलाष सामर्थ्य बढ़ जाएगी। अब फ्रेंड्स आपको बता दें HYDS ये क्या है। फ्रेंड जो HYDS होता है इसका पूरा नाम होता है हाई, आप लोग इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है जब वाइवा वगैरह होता है, तो इस समय तो मान लीजिए आप लोगों का नहीं चल रहा है तो ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। ये एल्डिंग है, हाई एल्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन ये स्टील, ये HYDS का पूरा नाम है, हाई एल्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन स्टील। तो फ्रेंड जो HYDS होता है आप लोग कभी कभी सरिया देखे होंगे, अब तो यही यूज किया जाता है, इस पे मतलब ऐसे बना रहता है, इस पे जो ये बना रहता है, ये जो हम लोग मृद इस्पात यूज करते हैं यानी कि छड़ जो यूज करते हैं सिंपल छड़, उसके तुलना में ये अभिलाष अच्छा बनाता है। तो अभिलाष जब अच्छा बनाएगा तो सामर्थ्य भी जाहिर सी बात है अच्छी होगी, तो उसकी तुलना में इसका सामर्थ्य भी अच्छा होता है, तो इसलिए HYDS का जब यूज करते हैं तो उसकी सामर्थ्य क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसकी तन्यता अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील की, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन की, ऑप्शन सी है घाट आयरन की, ऑप्शन डी है पिग आयरन की। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉट आयरन है, यानी कि पिटवा लोहा जो होता है उसकी तन्यता क्या होती है, टेंसाइल अधिक होती है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। IS 456/2000 के अनुसार समुद्र जल में प्रबलित कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड होता है। फ्रेंड्स जैसा कि हम आपको बताए हैं कि समुद्र जल को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कंक्रीट में, कंक्रीट बनाने के लिए जब हम लोग जल की यूज करते हैं तो उसमें समुद्र जल बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है समुद्र जल में प्रबलित न्यूनतम कंक्रीट, यानी कि जो हम लोग कंक्रीट अगर बना रहे हैं तो कंक्रीट बनाने के बाद अगर समुद्र जल में कोई घर है या समुद्र में किसी मतलब जल का पानी जो खारा है, ठीक है, जो हम लोग मान लीजिए किसी जलीय स्थान पे हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वहां पे अगर पानी उसका खारा है तो उस कंडीशन में, अगर नमकीन है तो उस कंडीशन में हम लोग किस ग्रेड का कंक्रीट वहां पे यूज करेंगे, ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो पहली बात तो समुद्र जल यूज नहीं करते हैं, उसके बाद से मतलब पूरा समुद्र जल में प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की न्यूनतम ग्रेड है, यानी कि इससे कम ग्रेड यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है M50, ऑप्शन बी है M20, ऑप्शन सी है M30 एंड ऑप्शन डी है M14। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, यानी कि M30 से कम ग्रेड की जो अगर समुद्र जल में कोई कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो M30 से कम ग्रेड की हम लोग कंक्रीट यूज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये IS 456 रिकमेंड करता है, यानी कि इससे कम हम लोग ग्रेड यूज नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। कंक्रीट में प्रबलन के रूप में प्रयुक्त Fe 500 स्टील को न्यूनतम प्रभाव सामर्थ्य में क्या होगा। ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 415, ऑप्शन सी है 550 एंड ऑप्शन डी है 500। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 होता है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंड में प्रबलन इस्पात वहन करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार PCC का पूछा था, यानी कि प्लेन सीमेंट का पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, यानी कि RCC में जो प्रबलन इस्पात हम लोग वहां पे लगाते हैं, यानी कि रेनफोर्स्ड लगाते हैं, ठीक है, वो क्या मतलब सहन करता है। ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेस, ऑप्शन बी है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ऑप्शन सी है शियर स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी है टॉर्सनल स्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। जाहिर सी बात है जो हम लोग प्रबलन वहां पे लगाते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को वहन करने के लिए लगाते हैं, यानी कि वो टेंसाइल लोड आ रहा है उसको वहन कौन सा करे, प्रबलन इस्पात ही करे।
बात है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। फ्रेंड्स जो अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन बताएं कि आप क्वेश्चन क्या होता है, घुमा देता है कभी कभी। यहाँ पे पूछ रहा है जो कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक होता है वो लगभग किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी है कॉपर। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी स्टील है। अभी आपको बताए हैं कि स्टील का तापीय प्रसार गुणांक कुछ दिया था 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड ये दिया था। और वहां पे लिखा भी था ये जो अल्फा है ये कंक्रीट के क्या होता है, लगभग में बराबर होता है। तो यहीं पे आप पूछ रहा है कंक्रीट का जो तापीय प्रसार गुणांक होता है लगभग किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टील का हम लोग देखे थे इतना, यानी कि कंक्रीट का भी इतना होता था, वहीं पे बताए थे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कंक्रीट का जो तापीय प्रसार गुणांक है वो इस्पात के तापीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। आप लोगों को ये रिमेंबर रखना है हमेशा। और स्टील के लिए कितना होता है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भी आप लोगों को वैल्यू याद रखना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तनन क्षमता की लगभग 10% से 15% संपीड़न क्षमता होती है। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले यही वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन लाया गया है थोड़ा सा मतलब घुमा करके लाया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है जो तनन क्षमता की लगभग 10 से 15% संपीड़न क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें संपीड़न क्षमता की 10 से 15% तनन क्षमता होती है, न कि तनन क्षमता के 10 से 15% संपीड़न क्षमता होती है। तो आप लोगों को ये सेंटेंस का जो लाइन है आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स, ये गलत है। यहाँ पे अगर रहता है संपीड़न क्षमता लगभग 10 से 15% तनन क्षमता के बराबर होती है, तो ये आप लोगों को वैल्यू सही रहता है। बात है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। एक प्रबलित खंड में इस्पात का प्रयोग निम्न के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है विरूपी छड़ों के रूप में, ऑप्शन बी है ठंडी ऐठी बार के रूप में, ऑप्शन सी है मृदु इस्पात एवं मध्यम तनन इस्पात के रूप में एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विरूपी छड़ों के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठंडी ऐठी यानी कि कोल्ड टॉर्सन जो बार होता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, मृदु इस्पात एवं मध्यम तनन इस्पात के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जो इस्पात का हम लोग प्रयोग करते हैं प्रबलित खंड में वो तीनों तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ये तीनों सही है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार सामान्य जोखिम के लिए सांकेतिक कंक्रीट आवरण कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें बताना है कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें, ये पूछ रहा है नॉमिनल कंक्रीट कवर, जो नॉमिनल कंक्रीट कवर होता है कितना से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 20 mm, ऑप्शन बी है 30 mm, ऑप्शन सी है 45 mm एंड ऑप्शन डी है 50 mm। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे दो चीजें हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सामान्य जोखिम सांकेतिक के लिए आवरण 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कई कंडीशन में कई तरह से होता है। स्लैब के लिए अलग आवरण होता है हम लोग देते हैं, कॉलम के लिए अलग देते हैं, अब जो कॉलम हो गया बीम के लिए अलग देते हैं, बीम के लिए भी अलग देते हैं। तो ये सबका अलग अलग आवरण होता है। अब किस पर कितना देना रहता है ये हम लोगों का आईएस कोड मतलब निर्धारण किया है, उतना तो हम लोगों को देना ही चाहिए, उससे कम हम लोगों का आवरण देना ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स छत के लिए होता है यानी कि स्लैब के लिए 15 mm से कम नहीं देना चाहिए अगर हम लोग वहां पे आवरण दे रहे हैं। तो जो कॉलम होता है कॉलम के लिए होता है 40 mm, ये ज्यादा होता है, कॉलम में हम लोग ज्यादा देते हैं। फिर बीम में कम हो जाता है, बीम में कितना हो जाता है 25 mm, 25 mm से ज्यादा नहीं देना चाहिए। यानी कि आप लोग ये तीनों वैल्यू याद रखिएगा, स्लैब के लिए 15 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm, इससे ये कम नहीं देना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। IS 456/2000 के अनुसार प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के कार्य हेतु कंक्रीट का न्यूनतम ग्रेड होता है। फ्रेंड्स जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं तो कितना से कम ग्रेड यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है M10, ऑप्शन बी है M15, ऑप्शन सी है M20 एंड ऑप्शन डी है M25। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी M20। इससे कम का ग्रेड हम लोग यूज नहीं करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिए, जो M20 होता है इसका मतलब रेशियो क्या होता है। तो आप लोगों को M20 जितने भी ग्रेड है, ग्रेड के रेशियो आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1 रेशियो, 1.5 रेशियो, ये 3 होता है, आप लोगों को याद रखना है। ये M20 का ये रेशियो है। तो रेशियो आप लोगों को बेसिक याद रखना चाहिए, रेशियो किसका कितना होता है। 20 तक तो आप लोगों को जाहिर सी बात है याद ही रहना चाहिए, 20-25 तक, इतना तक आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। M15 ग्रेड के कंक्रीट के लिए आपातकालीन प्रत्यास्था मापांक लगभग होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कंक्रीट के लिए EC का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को बता दें, जब ग्रेड दिया है तो यहाँ पे FC के यहाँ पे ग्रेड दिया है 50, F50, यानी कि F50 क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब ये वैल्यू क्या है, FCK का वैल्यू, यानी कि फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ दिया है M50। अब इससे हम लोग EC निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना प्रत्यास्था मापांक, तो प्रत्यास्था मापांक किससे लगभग बराबर होनी चाहिए। तो EC बराबर, अभी आप लोगों को फार्मूला पढ़ा है 5000, ये 5000 हो गया, 5000 अंडर रूट FCK ये होता है। तो EC इक्वल्स टू हो जाएगा 5000 अंडर रूट में FC का वैल्यू कितना है 50, यहाँ पे 50 रख देंगे। अब देखिए 5000 हो गया, 50 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम लोग 7 ले लेते हैं, और 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, ये 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये क्या है, लगभग में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग में पूछ भी रहा है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो EC का वैल्यू ये इतना आ गया। आप लोगों को ये सब याद रखना चाहिए कि मतलब फार्मूला क्या है, फार्मूला पर सिर्फ पुट करने पे आप लोगों का आंसर आ जा रहा है। तो ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट से कम का काम है। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा है तो आप लोग अच्छे से कर जाएंगे। फ्रेंड जैसा कि ऑप्शन में दशमलव में नहीं देता है ज़्यादातर आंसर, तो आप लोगों को अप्रोक्सीमेट में लेकर चलना है। जैसे यहाँ पर 50 का 7 हो सकता है, तो आप लोगों को 7 लेकर चलना है। अब आते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। IS 456 निम्न की संतुष्टि करती है। ऑप्शन ए है अभिकल्पन की कार्यकारी प्रतिबल, ऑप्शन बी है अभिकल्पन की चरम भार विधि, ऑप्शन सी है अभिकल्पन की सीमा स्थिति विधि, एंड ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। यहाँ पे फ्रेंड्स सी रहेगा, ए एंड सी दोनों रहेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग सही कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन बता देते हैं, ये रहेगा ए एंड सी दोनों। फ्रेंड्स तो आपको इसका सही आंसर बताते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंड सी दोनों, यानी कि अभिकल्पन की कार्यकारी प्रतिबल और अभिकल्पन की सीमा प्रतिबल, ठीक है। तो ये दोनों क्या करता है, IS 456 संतुष्टि करता है, यानी कि यही मतलब वर्किंग, यहाँ पे देखिए कार्यकारी प्रतिबल विधि यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और यहाँ पे लिमिट स्ट्रेस मेथड, यही 2 विधि अपनाने की संतुष्टि देता है। फ्रेंड्स आप लोगों को इतना 25 क्वेश्चन कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन प्रॉपर आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मतलब वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका मतलब सभी वीडियो का PDF वहीं पर मिलता है, तो आप लोग वहाँ पे PDF उपलब्ध होता रहेगा और आप लोग उसका फायदा उठाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे मतलब आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।